अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कल की सूरत हाल अगर हम ये देखें कि आवाम के हवाले से खासी परेशान कुन भी रही। हमने देखा कि हड़ताल की गई पेट्रोल मालिकान की जानिब से, जिसके हवाले से हमने देखा कि अजीब सी सूरत हाल हुई। पेट्रोल पम्प्स के ऊपर काफ़ी आवाम का एक जम गफ़ीर रहा और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुज़ाकरात भी जारी रहे। डीलर्स की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो हमारा जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन जो मार्जिन मीडिया में जो सामने आया वो कहा जा रहा था कि 9 रुपये की हद तक जो है वो बढ़ाया जाए। मगर उस हवाले से जब हम ये कल देखते हैं कि डीलर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो इस बात की तरदीद करते हुए नज़र आए कि ऐसा कोई मुतालबा हमने हुकूमत से नहीं किया, हमने इतना बड़ा जो मार्जिन है वो हमने डिमांड नहीं किया। और फिर हमने ये देखा कि 99 पैसे के ऊपर हुकूमत के साथ जो पेट्रोलियम डीलर्स जो एसोसिएशन है उनके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और मुज़ाकरात कामयाब होने के फ़ौरी बाद ही जो पेट्रोल पम्प्स है वो मुल्क भर में खोल दिए गए और आवाम जिन्होंने जो कल का जो दिन है जो काफ़ी अजियत में गुजारा, उस हवाले से हमने देखा कि शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को हैंडल कैसे किया गया, आवाम ने जो कल जो मुश्किल जो देखी है, जो उन्होंने जो फेस की है, इस तमाम हवाले से भी हम बात करेंगे। गवर्नेंस के हवाले से बात करेंगे हुकूमत की। जब से PTI की हुकूमत की आई है तभी से गवर्नेंस के हवाले से बात हो रही है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी के नोटिफिकेशन का ही मामला क्यों ना हो, चाहे वो आप बात कर लें कि महंगाई के हवाले से ही क्यों ना, निचली सतह के ऊपर कीमतों के मुस्तहकम करने के हवाले से क्यों ना ही बात हो। इस हवाले से हुकूमत के ऊपर काफ़ी जो है वो सवालात होते रहे। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात ये भी करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ का काफ़ी बोलबाला है। इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। कानूनी नुकात इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या हैं, कैसे इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर किसको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की एक मुबैना तौर पर जो ऑडियो सामने आई है उसको अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वो अपने हक़ में इसको समझती है, और जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये जाली है और जो मुख्तलिफ जो तकारीन है उनको मिलाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मुनज़्ज़म तौर पर इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है। इस हवाले से हम ये भी बात कर लेंगे तमाम तर चीज़ों के हवाले से कि कानून इस हवाले से क्या कहता है और क्यों अदलिया जो है तमाम तर चीज़ों के ऊपर नोटिस क्यों नहीं ले रही। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस ऑडियो को अपने लिए रिलीफ समझती है तो इसे क्यों नहीं सबूत के तौर पर अपने केस से मुतल्लिक अदालत में लेकर जा रही, या फिर हुकूमत अगर वो इसको जाली करार दे रहे हैं तो हुकूमत क्यों मुकम्मल तौर पर शफाफ तहक़ीक़ात नहीं करवा रही। इसके साथ साथ हमने देखा कि कल चेयरमैन नैब ने भी एक अहम एक तकरीब से खिताब करते हुए कुछ बातें कही हैं। हम उन बातों के ऊपर भी बात करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये कहा जाता है कि नैब के हवाले से कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि नैब ने करप्शन ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा किया है। अपने तय जो कोशिश की जा सकती थी वो नैब ने की है और नैब कर रहा है, और जो नैब फ़कत और फ़कत मुखलिस है रियासत पाकिस्तान के साथ, और उसके जो तमाम तर जो मकासद हैं वो यही है कि मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा किया जाए। PDM के हवाले से भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे कि PDM क्यों अभी तक वाज़े पोजीशन हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लेते हुए नज़र आती। इस हवाले से हमने देखा कि इजलास होता है और इजलास के अंदर ये तय होता है कि आइंदा फिर इजलास होगा और फिर हुकूमत को टफ़ टाइम देने की जो है वो बातें की जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम ये देखते हैं तो शेख रशीद बड़े यकीन से हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं, बड़े पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें इतनी नालायक अपोजिशन मिली है। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ने, माहिर कानून है। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वकास साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ऑडियो के हवाले से बात कर लेते हैं कि आप चूँकि कानून के एक तालिब इल्म भी हैं, आप एक राय भी रखते हैं कानूनी नुक्ते के हवाले से। मुझे ये बताएगा जब ऐसी जो चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं कानूनी तौर पर ये कितनी मौसर साबित हो सकती हैं किसी के ख़िलाफ़ भी और किसी के हक़ में भी हमारी अदलिया के मुताबिक? देखिए दादा, जहाँ तक इसकी कानूनी हैसियत का ताल्लुक है तो चूंकि ये पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है और चूंकि एक निजी टीवी चैनल ने भी ये बताया और दिखाया भी पूरी पाकिस्तान की कौम को कि ये जोड़ तोड़ के सारी चीज़ें बनाई गई हैं, मुख्तलिफ तकारीर से इनके पार्ट्स उठाकर इसको जोड़ा गया और इस तरह प्रेजेंट किया गया कि ये कोई गुफ्तगू थी, किसी एक शख्स को डायरेक्शन दी गई जो कि सरासर एक गलत तासुर था। जो कि कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो इस तरीके की डायरेक्शन जो है कभी भी फ़ोन पे नहीं देता, स्पेशली इन दी एज ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस के, जब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और एट द सेम टाइम जब साकिब निसार साहब से भी डिफरेंट जर्नलिस्ट ने पूछा, कॉल की, प्रोग्राम एंकर्स ने भी, तो उन्होंने उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया कि ऑल दीज ऑडियोज आर फटिशियस, फ्रिवलस, वैक्शियस
एंड बोगस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इनका हकीकत के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। और जहां तक नून लीग की हिस्ट्री रही, आप देखिए कि जज अरशद मलिक की वीडियो, इससे पहले जस्टिस कयूम की वो ऑडियो टेप, और इतनी तमाम की तमाम ये चीज़ें जो है, इसका पर्पस ये है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग की जाए, राय आमा जो है वो अपने बारे में हमवार की जाए कि हमारे साथ ज्यादती की गई, हमें निकाला गया और हमें इस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा बनाया गया, अदालतें इस्तेमाल की गई। लेकिन अगर आपकी ना हकीकत को मद्देनजर रखा जाए तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है रजा, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एड्रेस करना चाहूंगा। नंबर एक ये कि अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये वीडियो जो है वो ऑथेंटिक भी निकल आती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट भी कर दी जाती है, तो मुझे सिर्फ ये चीज बताएं कि अल अजीजिया केस के अंदर जो इनको 7 साल की सजा दी गई और एट द सेम टाइम एबलफील्ड रेफरेंस के अंदर जो 10 साल की सजा दी गई, उसके अंदर जो बोन ऑफ कंटेंशन थी या जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी था वो ये था कि आप मनी ट्रेल जो है वो प्रूव करें, आप वो जराए बताएं, वो सोर्सेज बताएं कि जहां से ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज बनाई गई, स्टैब्लिश की गई। जो यूके के अंदर इनके अपार्टमेंट्स हैं एवनफील्ड, वो कैसे स्टैब्लिश किए गए जिसमें को 10 साल की सजा दी गई। एट द सेम टाइम जो अल अजीजिया इनकी स्टील मिल है सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसमें जज अरशद मलिक ने उनको 7 साल सजा दी, वो कैसे एस्टेब्लिश की गई। तो मेरे ख्याल में इस ऑडियो लीक का उन दोनों सवालों के साथ कोई लेना देना नहीं है, चूंकि मनी ट्रेल जो है इनको ही प्रूव करनी पड़ेगी। पहले भी जब नैब कोर्ट ने इनको मनी ट्रेल के बारे में पूछा था तो इन्होंने कैलबरी फॉन्ट, कतरी खत और बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जिसमें मरियम नवाज को फिर बाद में 7 साल सजा भी दी गई। लिहाजा नून लीग की जो अदालतों के अंदर प्रोसीडिंग्स के हवाले से कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही। और जहां तक इस ऑडियो लीक का ताल्लुक है, जब तक ये ऑडियो लीक जो है पाकिस्तान में इसका फोरेंसिक नहीं करवाया जाता, अदालतों में इसे प्रेजेंट नहीं किया जाता, तब तक इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस तरह तो कोई भी शख्स कोई भी ऑडियो बनाकर उसे मीडिया पे नशर कर दे, नशर करवा दे, लेकिन जब तक इसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं किया जाता, कोर्ट अपने तमाम लीगल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके इसे बतौर एविडेंस कबूल नहीं करती, तब तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सेकेंडली एक बात जरूर करूंगा कि जज अरशद मलिक की भी जो इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी, उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया में इनकी जब अपील एक पेंडिंग थी एट द सेम टाइम जो एवनफील्ड रेफरेंस में, तो वहां पे भी जजी साहिबान ने इनसे पूछा कि आपने ये जो वीडियो अवाम में दिखाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और मीडिया को, जजिस को मुतनाजा किया, हमारे फैसलों को मुतनाजा किया, वो वीडियो कहां पर है। तो शहबाज शरीफ साहब भी मुकर गए और मरियम साहबा भी मुकर गई और कोई भी वीडियो उस केस का हिस्सा नहीं बनाई जा सकी तो आज तक। फिर यहाँ पर वकास, यहाँ पर एक अहम सवाल ये नहीं बनता है कि अगर जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो है वो जब मंजर आम पर आती है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही उसको लेकर आती है, उसके बाद हमने ये देखा कि जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटा भी दिया जाता है, मगर उन्होंने जो फैसला जो दिया हुआ होता है वो अभी तक कायम होता है। अगर उनका जो किरदार है वो मुतनाज़ नहीं था तो फिर उन्हें क्यों अदलिया ने जो है वो हटाया, अदालतों ने क्यों हटाया? देखिए, उनका किरदार मुतनाज़ा था और अदलिया ने इसलिए उनको हटाया चूंकि इन्होंने जाकर उनसे मुलाकातें भी की, सारा जो भी मामला थे पसे पर्दा जो भी हकायक थे। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि सरेआम इस चीज़ का भी इतराफ़ किया जा रहा था कि मुझ पर दबाव था और दबाव में मैंने ये सारे फैसले किए। एक केस इनके पास जो पेंडिंग था फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और दूसरा जो इनके पास केस था अल अजीजिया जिसमें 7 साल सजा दी गई थी, वो केस जज बशीर साहब के सामने पेंडिंग था, जो एहतसाब कोर्ट के जज हैं, उनसे वो केस जो है वो ट्रांसफर करवा के जज अरशद मलिक साहब के पास भिजवाया गया। और जब उन्होंने एविडेंस को देखते हुए फैसला किया, चूंकि एक जज जो है एविडेंस से बाहर तो मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकता, किसी हद तक तो वो रिलीफ दे सकता है किसी ताल्लुक की बुनियाद पर या प्रेशर की बुनियाद पे, लेकिन आप एविडेंस से बाहर अगर जाते हैं तो अपेक्स कोर्ट और सुपीरियर जुडिशरी जो है वो भांप जाती है कि आपने कोई करप्ट नासर के साथ मिलकर कोई इस तरह की हरकत की है। लिहाजा उसके अंदर भी यही इम्पैक्ट और इम्प्रेशन मिलता था, जिसकी वजह से हायर जुडिशरी ने उनको बरतरफ कर दिया। और एट द सेम टाइम मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि वो जो वीडियो का सहारा लिया गया था मरियम नवाज साहबा की तरफ से और नून लीग के जो सीनियर ओहदेदारान थे, वो वीडियो अपीलों का हिस्सा ही नहीं बनाई गई। अगर वो वीडियो अपीलों का हिस्सा बनाई जाती
तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि काफी हद तक जो अल अजीजिया केस के अंदर भी इनको रिलीफ मिलता, लेकिन मुकम्मल तौर पे इनकी सजा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, चूंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन है या जो लीगल प्रोपोजिशन है वो बड़ी सिंपल है कि आप वो सोर्सेज बताएं, वो जराए बताएं जिनसे ये प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश की। तो जब तक आप जो है वो जराए नहीं बताएंगे कि जहां से ये प्रॉपर्टीज आपने एस्टेब्लिश की, चूंकि इनके वालिद मोहतरम जो मोहम्मद शरीफ साहब थे 1982 के अंदर जो इनके कुल एसेट्स थे जो इन्होंने डिक्लेयर किए थे वो 9 समथिंग थे, और 30 से 35 साल गुजरने के बाद अगर आप यूके के अंदर भी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, आप दुबई के अंदर भी बना रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया में भी स्टील मिल्स लगा रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली वो सोर्स बताने पड़ेंगे, वो जराए बताने पड़ेंगे, मनी ट्रेल बतानी पड़ेगी। और अगर ये आप सारी चीजें ना बताएंगी और अदलिया की किरदार कुशी करेंगे, उनके दामन को दागदार करेंगे, उनके वकार, उनकी तस्हीर, उनकी तकरीम की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेंगे एक मन घड़त और बेबुनियाद ऑडियो के जरिए, तो मैं ये समझता हूं दिस इज समथिंग ऑड, दिस इज समथिंग रॉन्ग। और ये आप किसी भी तौर पे पाकिस्तान के नेशनल इंटीग्रिटी के इंस्टीट्यूशन की दागबेल को या उनके इज्जत और वकार को इस तरह मजरूर नहीं कर सकते। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर ली गई थी इस बारे में। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितनी भी लीगल ऐसी तमाम चीज़ें, ये आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसी जो तमाम जो चीज़ें इदारों के ऊपर हमला तस्वुर की जाती है, उनके साख को मुतासर करने के लिए की जाती हैं, अगर ऐसा ही है तो आपको लगता है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में या आने वाले वक्त में अदलिया जो है वो अपनी साख को बहाल करने के लिए ऐसे जो केसेस है उनके सो मोटो लेगी, मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करेगी, या फिर ऐसे ही फैसले जो हैं इन ऑडियोज़ के और इन वीडियोज़ के तारीख के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे? मैं समझता हूं कि अदलिया को अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपने बात की, जिस तरफ इशारा किया, अगर इस मुल्क के अंदर एक शराब की बोतल पे 100 मोटो एक्शन लिया जा सकता, इस मुल्क में छोटे छोटे इश्यूज पे 100 मोटो एक्शन लिया जा सकता है, तो हमारा निजाम अदल से मरबूत सबसे सरीर वर्दा अदारा जिसकी तस्हीक की गई, जिसका तमहसर उड़ाया गया, तो जब उसकी साख एट स्टेक हो या इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाए तो उस वक्त भी 100 मोटो एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 184(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड कि अगर राय आमा, अगर अवाम का परसेप्शन नेगेटिव आपके बारे में प्रमोट या प्रवोक हो रहा है तो आप इस पे 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं। और वो तमाम तर करप्ट नासर, वो तमाम तर मनफी प्रोपोगंडे जो अदलिया की तस्हीक, इसका तमस्सर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम की नजर में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया जो है वो करप्ट है, वो ये जजेस मिले हुए हैं, ये जज एस्टेब्लिशमेंट की एक कड़ी है और ये किसी एक ऐसी कुव्वत को लाकर बिठाना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब को आउट करना चाहते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम तर जो नोशंस हैं, जो स्टिग्मा है, इसको डिस्पेल करना चाहिए। और जो आपने बात की, इस पे 100 मोटो एक्शन जरूर लेना चाहिए। मैं भी बतौर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूं कि अगर आप 100 मोटो एक्शन नहीं लेंगे, जिस तरह ये कहा जाता है कि स्टिच इन द टाइम सेव द नाइन, और यही सूरत हाल है। अगर इस वक्त आप इस मामले पे 100 मोटो एक्शन नहीं लेते, ये जो हाथ राना शमीम साहब की तरफ से पेश किया गया, 3 साल तक ये सुम्मुन बुकमुन खामोश तमाशाई बने बैठे, और जब ये लंदन जाते हैं वहां पे मुलाकातें करते हैं और एक दिन में इनको याद आ जाता है कि फलां वक्त में एक चीफ जस्टिस साहब ने कॉल की थी और एक डायरेक्शन दी थी कि आप नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दें, और फिर उसी सिलसिले की कड़ी में एक नई ऑडियो लीक का इजरा भी कर दिया जाता है। ये तमाम की तमाम चीजों को अगर आप टाइमली टेकअप नहीं करेंगे, 100 मोटो एक्शन नहीं लेंगे, तो ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। ये मजीद जो है ये पेचीदगी की तरफ जाएगा और इससे अल्टीमेटली जो जग हंसाई होगी, इससे अल्टीमेटली जो पसपाई होगी, वो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस की होगी, निजाम अदल की होगी। और इसी के बारे में हाँ साहब भी बातें करते थे कि हम निजाम अदल को मजबूत करेंगे, इसी के बारे में हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान भी बातें करते हैं कि हम अपने अदारे की इंटीग्रिटी, सवरेनिटी, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक आप 100 मोटो एक्शन नहीं लेंगे और ये तमाम तर इश्यूज को आप कलेक्टिवली अपने सामने रखकर लार्जर बैंक तश्कील देकर नहीं देखेंगे, तो एक निज़ाम अदल के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कंपेन फिर कौन चला रहा है? अगर हम ये मान लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके एक चीज़ का एक हिस्सा है, मगर दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं
कि इस इदारे के अंदर से ही इस इदारे के ख़िलाफ़ बातें निकली हैं, चाहे वो शौकत सिद्दीकी साहब हों, चाहे वो जज अशरफ मलिक साहब हों, क्योंकि वो एक जज की हैसियत से थे, बाद में उनको बरतरफ कर दिया गया, और फिर राना शमीम साहब हों। आपने समझते कि अंदर से ही आवाज़ें भी निकल रही हैं जो इस इदारे को मज़ीद मुतनाज़ बनाने की जो कोशिश जो है वो की जा रही है, और निज़ाम अदल के ऊपर लोगों का एतमाद उठाने की बातें की जा रही हैं, इंतशार फैलाया जा रहा है। वक्त आ नहीं गया कि आला ओहदेदारान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और फिर सफाई करें अपने घर की, तमाम चीज़ों का असर जायज़ा लें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। रजा, वो कहते हैं कि आग लगे धुआं उठता है, चोट लगे तो पत्थर भी सदा देता है, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की आपने बात की, उनकी स्टेटमेंट को, उनके बयानात को भी बड़ा कैटेगोरिकली देखने की जरूरत है। द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास बड़ी वास्ट और ब्रॉड पावर्स मौजूद है। उस मैटर को जरूर देखें। लेकिन जहां तक राना शमीम साहब की बात है, वंस ही वाज एडवोकेट ऑफ नून लीग और डिफरेंट केसेस में उनको सर्व भी कर चुके हैं। एट द सेम टाइम नून लीग के ओहदेदार भी रह चुके हैं, वहां पे इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहते हैं। लिहाजा ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि उनकी खुद क्रेडिबिलिटी को और करेक्टर को इंजोर भी करती हैं, मुतनाज़ा भी बनाते हैं, कंट्रोवर्सी का वो शिकार भी होते हैं कि 3 साल तक वाई यू रिमेन मम एंड साइलेंट फॉर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ द 3 years। और आपको जब मरियम साहबा की और नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी वो पेंडिंग थी, उनकी हेयरिंग थी, उससे पहले ही आपने आके ये सारा भांडा फोड़ दिया। अगर आपको इन चीजों के बारे में मालूम था व्हेन यू आर सर्विंग एज अ जज, उस वक्त आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? या जब ये इलेक्शन हो गए और हर शख्स ये कहता था अपोजिशन की तरफ से कि ये जो है ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये लाए गए हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं, वाई यू रिमेन साइलेंट एट दैट टाइम? आपने उस वक्त क्यों इस तरह की बात नहीं की कि ये तो डायरेक्शंस दी गई थी, ये तो मेरे सामने बातें की गई थी और डायरेक्शन में हमारी अदलिया मुलव्वस है? मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी स्टोरी जो है वो घड़ी जा रही है, ये बेबुनियाद है, ये बोगस है, और इसका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि ये ऑडियो लीक के अंदर कोई हमदम होता, इसके अंदर कोई जान होती, दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द अप्रोप्रिएट फोरम, और जो अप्रोप्रिएट फोरम है वे दे कैन गेट एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन देयर पनिशमेंट, वो कोर्ट्स हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वे देयर अपील्स आर पेंडिंग, अल अजीजिया भी है, वहां पे एवन फील्ड भी है। ये अगर किसी किस्म का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, द ओनली अप्रोप्रिएट फोरम विच कैन बी नॉक्ड एंड विच कैन बी असेस्ड बाय द नून लीग, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। और मीडिया पे इस तरह की चीजें नशर करवाने का किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है, मां सवाए कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं, ये डिस्पर्स करना चाहते हैं दारों की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, और राय आमा हमार करना चाहते हैं अपने हक में कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती की आप गई समझते है, हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ मुस्लिम लीग नून ऐसी जो तमाम जो चीज़ें हैं बकौल हुकूमत के भी वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तमाम तर मामले को एक फ़ुटबॉल की सूरत दे रहा है, यहाँ कभी घुमा रही है कभी वहाँ घुमा रही है, मकसद ये है कि आवाम के सामने बस ये चीज़ें बतानी है, मीडिया के तवस्सुत से इनको अदालतों में नहीं लेकर जाना, इनको सबूत के तौर पर अपने केसेस के अंदर शामिल नहीं करना? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। यही बात मैं करना चाहता था कि हमारी जो अदालतें हैं दैट इज अप्रोप्रिएट फोरम, अगर ये कुछ पेश करना चाहते हैं तो वहां पे जाके करें। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए अवाम के सामने एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, और हमें जो है जानबूझकर इस पॉलिटिकल सिस्टम से डिरेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और एक शख्स को मुसल्लत कर दिया गया इस कौम के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपका ये नैरेटिव है, आपका ये प्रोस्पेक्टिव है, दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश ऑन द बेस ऑफ कंक्रीट एंड कोजेंट पीस ऑफ एविडेंस। आप इसको अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप कोर्ट्स में जाएं, और आपके पास जितने भी शवाहिद हैं। अब भैया आप ये बात कर रही थी, मैं कल कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट सुन रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे अपनी पेशी के बाद, तो डिफरेंट सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारी वीडियोस हैं, और अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, किसी की स्विमिंग पूल में गिरते हुए, किसी की वॉशरूम में गिरते हुए, और डिफरेंट एंकर्स ने डिफरेंट प्रोग्राम में भी इसका हवाला दिया, इसको रेफर किया। रात को भी मैं देख रहा था, और इससे एक दिन पहले हम बात भी कर रहे थे, हमारे साथ बड़ा एक सीनियर पैनल था, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स थे, सेनेटर थे, इत्तेजाज हसन साहब भी उस पैनल में मौजूद थे, मैं भी था। तो हमने इन्हीं चीजों पे बात की कि क्यों कर हमारी अदलिया की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिकल स्कोरिंग से अपनी सियासत को चमकाया जाता है।
और ये सारी चीजें दे आर नथिंग, दे आर जस्ट अ पीस ऑफ स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी। ये सिर्फ चाय की प्याली में एक मामूली सा तूफान है जिसको बर्पा कर दिया गया है और एक बड़ी बात का बतंगड़ बनाकर चीजों को बड़ा करके पेश किया गया है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। और आपके साथ ज्यादती है तो आप कोर्ट्स की तरफ रुजू करें, जो आप ये अपीलें पेंडिंग है, जो लॉ नोइंग लोग हैं। मैं भी कानून के एक अदना से तालिब इल्म की सीट से ये चीज बताता हूं कि अगर आप कोर्ट्स में जाते हैं तो किसी हद तक तो आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर मुकम्मल तौर पर इन टोटो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा तो किसी हद तक तो रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको किसी हद तक भी रिलीफ मिल जाता है तो आप इसी नैरेटिव को, प्रोस्पेक्टिव को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना के आवाम के सामने रखेगा, हमारे साथ ज्यादती की गई थी और हमें मैंडेट दे, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हमें इक्तदार दें और हम जो है फिर से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। लिहाजा आप अगर अपनी जात को या अपनी पार्टी को दुआम बख्शना चाहते हैं तो आप कोर्ट्स के अंदर जाए, कोर्ट्स और ओपन फॉर टू एजुकेट योर केसेस। तो इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर हुकूमत क्यों खामोश है? हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि ऑडियो जो है वो एक जाली है, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मज़ीद एक्सपोज हो जाएगी, आप मुकम्मल हुकूमती सतह के ऊपर तहकीकात कर लें। मरीम नवाज़ ने जिस ऑडियो को तस्लीम किया है इश्तिहारात से मुतल्लिक, उसके ऊपर तो इंक्वायरी का ऐलान कर दिया, इसके ऊपर भी हुकूमत कर ले ताकि एक इदारे को मुतनाज़ होने से बचा लिया जाए। देखिए जी, गवर्नमेंट जो है दे शुड नॉट प्ले देयर एनी काइंड ऑफ रोल इन दिस रिगार्ड। गवर्नमेंट को तो स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि दिस इज द मैटर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी जुडिशरी और सुप्रीम जुडिशरी से रिलेटेड है। और उसमें जुडिशरी मैं समझता हूँ कि उनके पास खुद ये ताकत मौजूद है। आईने पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 के तहत डिवाइन पावर कहा जाता है मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो जुरिसडिक्शन मौजूद है। तो वाई दी गवर्नमेंट मस्ट बी दी पार्ट इन दिस केस। गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पे किनारा कश रहना चाहिए और ये कोई ऐसा इंप्रेशन या इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हम जो है इसमें किसी किस्म की पार्टी है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है ना, हुकूमत ये कह रही है कि ऑडियो से जो चीज़ साबित करने की कोशिश की गई है वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है ये आवाम के वोटों से नहीं आई बल्कि एक तयशुदा प्लान के तहत आई है। तमाम तर चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हुकूमत भी ख़ुद इस चीज़ों के अंदर जो है वो शामिल उसको करने की कोशिश की जा रही है, तभी हुकूमती जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनकी जानिब से जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले ये बयान जिस चीज से एट्रीब्यूट किया जा रहा है जिस शख्सियत से, वह जस्टिस साकिब निसार, और उन्होंने बबांगे दौल डंके की चोट पर इनकार कर दिया। मीडिया एंकर से भी बात की और उन्होंने कहा कि जी मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कोई लेन देन नहीं है। जब उनकी तरफ से इनकार आ गया तो मैं ये समझता हूं कि जब उसी शख्स ने ये इनकार कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई डायरेक्शन ही नहीं दी कि इमरान खान साहब को लाया जाए या नवाज शरीफ साहब को या उनकी बेटी को निकाल दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतनी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई इस तरह का एक्ट ना करे कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कोई सूरत हाल नजर आए या आप अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने की कोशिश करें। जब एक चीज का मलबा एक शख्सियत पर डाला गया और उसके तवज्जुह से ये चीजें बताई गई कि इनके जरिए एक शख्स को लाया गया, एक गवर्नमेंट को लाया गया और एक शख्स को निकाला गया, उसकी बेटी को निकाला गया, उसने खुद आकर तरदीद कर दी, बड़ी बबांगे दोहल बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि मेरा इनसे कंसर्न्स कोई नहीं है, मैं ना इमरान खान साहब को लाना चाहता था, नवाज शरीफ साहब को लाना चाहता था। जो जुडिशरी के तकाजे थे, जस्टिस के तकाजे, इंसाफ के तकाजे थे, उसके मुताबिक हम अपने केसेस जो थे वो एजुडिकेट करते थे, उनको ट्राई करते थे, उनको ट्रायल करते थे। तो लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि गवर्नमेंट को दे शुड नॉट बी पार्टी इन दिस केस और लेट दी साकिब निसार बी दी पार्टी। और उनको ये चीजें, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट पिटीशन मूव की राना शमीम साहब के खिलाफ, तो उनको भी बुला लिया गया और उनको भी मेरे ख्याल में बुलाना चाहिए, उनका भी मौकफ ले लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस गुलजार साहब भी अगर इस पर कोई सो मोटो एक्शन लेते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर जस्टिस साकिब निसार की वजह से जुडिशरी इम्पैक्ट हो रही है तो उनका बयान भी या उनकी स्टेटमेंट भी सफा मिसल का हिस्सा बनाया जाए और तमाम की तमाम हकायक जो है वो आबगीना हकीकत की तरह जो है वो रोशनास हो जाए। पूरी पाकिस्तान की आवाम देख ले कि हमारा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है वो करप्ट नहीं है, वो स्लगिश नहीं है, वो सियासतदानों का अलाकार नहीं है, वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट का इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इसको कभी भी आइदर वे यूज नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली बी यूज फॉर द डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान।
लेकिन आप ये नहीं समझते कि कोई भी शख्स हो, एक आम फ़र्द ही क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर कोई जो दीगर जो फ़र्द है वो इल्ज़ाम लगाता है, अगर वो इल्ज़ाम झूठा है, अगर वो दूसरा जो फ़रीक है वो इतना ही सच्चा है, तो वो उसको अपने तौर पर कानूनी तौर पर देखेगा और कानूनी तौर पर इस चीज़ को मनवाने के लिए कोशां रहेगा कि मेरे पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठा है। आपको नहीं लगता ये तमाम जो मामला है मुल्की सतह के ऊपर काफ़ी बड़ा है? साकिब निसार साहब को खुद ही कानूनी तौर के ऊपर तमाम रास्ते देखने चाहिए और इल्ज़ामात को झूठा साबित करना चाहिए, अगर वो इतने ही यकीन जो है वो नज़र आते हैं यकीनी सूरत हाल में। बिल्कुल रजा, इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ही डिक्लेयर्ड दैट कि मैं जो है डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो 2003 का ऑर्डिनेंस है उसमें सेक्शन 8 के तहत जस्टिस साहब जा सकते हैं कोर्ट के सामने और जाके डेफामेशन का, हर्जाने का, डैमेजेस का दावा फाइल कर सकते हैं। दैट कैन बी फाइल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के अंदर इस तरह की चीजें नहीं मिलती कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस, जो कि बड़ा डिनोट चीफ जस्टिस था, वो किसी भी लोअर जुडिशरी के सामने, कोई सिविल अदालत के सामने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सामने खुद जाके एक फरीक बन के अपना मुकदमा जो है वो कंटेस्ट करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एवरी केस हैज इज ओन प्रॉस एंड कॉन्स एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और चीफ जस्टिस साहब को जरूर जाना चाहिए। वो साहब चीफ जस्टिस हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर भी अपनी जो इंटरेस्ट है, अपना जो इत्मीनान है, उसको जरूर इन्वोव करना चाहिए। इफ ही कंसीडर्ड दैट कि ये सारी की सारी चीजें जो है मुझ पर जानबूझ के मलबा डाला जा रहा है, ये फटीशियस और वैक्शियस चीजों से मेरी जो रेपुटेशन है इसको इंजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो ही कैन नॉक द डोर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बाय द वर्च्यू ऑफ डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2003। और इसमें सेक्शन 8 के तहत ये जा सकते हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का हर्जाना कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ इनकी बल्कि जुडिशरी की साख को स्टेक रख के ये सारी चीजें की गई हैं, तो अरबों रुपए हर्जाना जो है वो उसका दावा वो वकास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजीद भी अंदर बात फाइल कर करेंगे, सकते हैं। और मैं मजीद भी बात करते हैं, यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब। हमने ये देखा कि कल आवाम ने ख़ासी जो है वो मुश्किल एक दिन देखा है। पेट्रोल के हवाले से हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स बिल्कुल बंद थे और आवाम की एक जमे गफ़ीर था जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर तो जाता हुआ नज़र आया, मगर उन्हें पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। डीलर्स ये कहते हुए नज़र आए कि हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि इस मार्जिन को बढ़ाया जाए, 9 रुपये किया जाए, जबकि हुकूमत ये कहती हुई नज़र आई कि इतनी बड़ी तादाद में जो है मार्जिन हम उसको नहीं बढ़ा सकते। ताहम रात के वक्त मुज़ाकरात होते हैं। अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के ऊपर परेशानी जो देखी है वो आवाम ने ही देखी है। क्यों ये 2 या 3 हफ्ते से पहले से ये मामला जो चल रहा था, क्यों हुकूमत ने बरवक्त इसको हल नहीं किया? हम इस हवाले से बात करेंगे। वकास साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है गवर्नेंस के हवाले से काफ़ी सवालात हो रहे हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर, चाहे वो महंगाई में कीमतों के मुस्तहकम करने के हवाले से बात हो। कल हमने देखा कि आटे और चीनी के बाद जो है वो पेट्रोल का बहरान एक होता हुआ नज़र आया। अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मगर आपको लगता नहीं है कि मामला पहले ठीक तरीके से अगर डील कर लिया जाता तो मामला जो है वो सुलझ सकता था पहले ही? जैसा मैं ये समझता हूँ कि हमेशा हमारी लीगल लैंग्वेज में एक बात कही जाती है, मैं इसको जरूर एट्रीब्यूट यहाँ पे करूंगा। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस के अंदर मुझे ये चीजें नजर आती हैं कि कानून के हाथ भी और इसके पाँव भी बांध दिए गए और इसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई। कभी टीएलपी वाले आ जाते हैं, कभी शुगर माफी आ जाता है, कभी पेट्रोल पंप एसोसिएशन आ जाती हैं, और गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है कोई भी नेगोशिएशन कंसिलिएशन करने में। और जब ये लोग रोड्स पे निकल आते हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो, आटे गंदम का बहरान हो, चाहे पेट्रोल पंप एसोसिएशन हो, चाहे टीएलपी रोड्स पे आ जाती है, फिर गवर्नमेंट जो है वो रियासत की जो रिट को बजाय इसके इस्टेब्लिश करे और उन तमाम लोगों से नबरजमा हो, फिर अपने हथियार डाल देती है। और फिर ये क्या कहा जाता है कि हमने उनकी बातें मान ली, और चूंकि ये अवाम के मफादात में थी ये सारी चीजें, इफ दे वर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप पहले इनसे क्यों निगोशिएशन नहीं करते? आप पहले मुज़ाकरात की टेबल पे बैठकर क्यों इनसे मसले का हल बातचीत से नहीं निकालते? आप सबसे पहले इन लोगों को रोड्स पे आने पे मजबूर करते हैं। जब ये शोरो गोगा करते हैं, एहतजाज करते हैं, डंडा बरादर होके आते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है इनके खिलाफ जो है वो मुहिम शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली इन दी एंड इवेंचुअली आपने इन तमाम इश्यूज पे एक चीज देखी कि गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेक देती है। आप स्टेट की रिट को इन्फोर्स करें, जो अफलातून की, अरस्तू की और सकरात की डेमोक्रेटिक स्टेट का कंसेप्ट था, वो एक बड़ी ताकतवर रियासत थी। और जो शख्स रियासत की रिट को चैलेंज करता है,
हड़तालें करता है, इस तरह के इश्यूज पे बाहर निकलता है, रियासत वो तमाम लोगों की आंखें निकाल देती है जो रियासत को आंखें दिखाती हैं। अगर आप ये समझते थे लेकिन पहले से एहतजाज कि ये ये चीज़ें तो जमहूरी लेवी जमहूरी हक है, जमहूरी हुकूमतों के अंदर ये आम सी बात है। यूरोप के अंदर भी हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ लोग एहतजाज करते हैं अपने हक के ख़िलाफ़। लेकिन यकीनी तौर पर एक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए आप ऐसी जो है वो कैंपेन रन कर लें। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत ने भी हर चीज़ को एक माफिया का नाम देना शुरू कर दिया? हमने देखा कि चाहे वो शुगर मिल्स मालिकान हो, स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जो बड़े बड़े जो सरमायादार होते हैं वो आपके इस निज़ाम के अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। आप उनको साथ बिठाते, बात करते, उनसे डील कर लेते। आप जब एक इतने बड़े सरमायादारों को एक माफिया का लक़ब दे देते हैं तो वो आपसे फिर एक सही तरीके से कैसे डील करेगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। हमारे आइन का आर्टिकल 16 है, 17 है, 19 है जो कि राइट टू प्रोटेस्ट ग्रांट करता है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, एसोसिएशन को, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल को। लेकिन एट द सेम टाइम ये जिस तरह का प्रोटेस्ट पाकिस्तान में किया जाता है, जो आपने बात की कि अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, हम्म। एक प्रेशर इस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि सही। गवर्नमेंट को पहले से इन तमाम मामलात का नेगोशिएशन से, कंसिलेशन से और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठकर इन चीज़ों का हल ढूंढना चाहिए। और ये भी आपने दुरुस्त इंडिकेशन की कि हर बात में हर शख्स जो कि अपने ड्यू राइट्स के लिए बात करता है, आप उसको माफिया का नाम काइंडली ना दें। आप उनके साथ नेगोशिएशन करें और इससे पहले कि वो लोग रोड्स पे आए, सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें, गमले टूटें, खिड़कियां टूटें, लोगों को मारा जाए, बसें जलाई जाए, आप उनके मुतालिबात देखें और उसके अंदर जो कानूनी पहलू निकलते हैं, जो चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हैं विद इन द लीगल बाउंड्रीज एंड लीगल जुरिस्डिक्शन, आप जरूर करें। दे आर आल्सो द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, और वो भी रेवेन्यू पे करते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं, वो भी वोटर हैं, वो भी सपोर्टर हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करें। लेकिन ये जो आप पहले इनको बेहंगम तरीके से डील करते हैं, जब वो रोड्स पे आते हैं, मीडिया में आपकी जगहंसाई होती है और आप घुटने टेक देते हैं। इस तरीके से ये इम्पैक्ट जरूर दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से इन तमाम प्रेशर ग्रुप्स को या इन तमाम लोगों को जो कि डिफरेंट एसोसिएशंस के तौर पे सामने आते हैं कि अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, अगर आप स्ट्राइक्स करेंगे तो गवर्नमेंट आपके मुतालबत मान लेगी। गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करने की जरूरत है। जहां पे इनके लीगल राइट्स डिस्पर्ज हो रहे हैं वहां पे आप नेगोशिएशन करें। लेकिन जहां पे आप समझते हैं कि कोई भी इनका जो काम है वो मावरा कानून है या आइन है, तो आप उनके खिलाफ जो है वो टिक जाएं, डट जाएं और कानूनी तौर पे इसको जरूर डील करें। अच्छा, मौजूदा हुकूमत का आपको जो मामला है वो क्या नज़र आता है? गवर्नेंस के हवाले से ये हुकूमत कैसे रही है? और इस गवर्नेंस के अंदर जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें होती हुई नज़र आई हैं जिन्होंने पीटीआई की साख को मुतासिर किया है, उनके वोटर्स के ऊपर, उन वोटर्स ने पीटीआई के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो गवर्नेंस अगले इलेक्शन के लिए ये जो बयानियाँ लेकर जाएंगे जब अपने वोटर्स के दरमियान, तो वोटर्स इन चीज़ों को कैसे देखेगा? रजा, आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द बैड गवर्नेंस इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये वो गवर्नमेंट है जो कि कभी भी न पीडीएम के धरनों से गिरेगी, न अपोजिशन की कोई शोला बयान तकरीरों से इस पे कोई हर्फ आएगा। ये गवर्नमेंट जाएगी तो अपने बोझ से जाएगी, अपने बोझ तले ये दब जाएगी। जो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी गवर्नेंस बहुत ज्यादा खराब है। जब खान साहब ये बातें करते थे कि हम ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करेंगे, हम जुडिशरी रिफॉर्म्स करेंगे, पटवारखाने का सिस्टम बेहतर करेंगे, इन इंतहाबी इस्लाहात करेंगे, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का तमाम मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आप बिना हकीकत को मद्देनजर रखें तो इस वक्त आप बताएं कि कौन सा एक ऐसा स्कूल इन्होंने दुरुस्त किया है कि जिसमें आपका और मेरा बच्चा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके पढ़ सकता है, मिनिस्टर्स का बच्चा पढ़ सकता है। कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है इन्होंने ठीक किया है या वहां पे इक्विपमेंट्स दी हैं कि जहां पे मेरे घर वाले, आपके घर वाले या गवर्नमेंट के किसी एमएनए, एमपी या मिनिस्टर के घर वाले जाके तसल्ली बख्श जो है वो इलाज करवा सकते हैं। जहां तक हमारी ब्यूरोक्रेसी की बात है तो सरेआम एक परसेप्शन जो है वो प्रवोक कर चुका है सोसाइटी के अंदर कि आप पैसे दो और जहां पे मर्जी जाके लग जाए। अब जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात थी, क्या थानों के अंदर रिश्वत का जो कल्चर था उसका कला कमाई सदेबाब हुआ? क्या हमारी जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स आई? क्या एक आम आदमी को रिलीफ मिला? क्या नादरा के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो एड्रेस की गई? गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम वहीं का वहीं है, साफ पानी कहां पे अवेलेबल है? और एक बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने शहर के हवाले से भी करना चाहूंगा कि आल दो कि हम ये चीज जरूर कंसीडर करते हैं कि जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है
कि वो सादिक अमीन है, वो ऑनेस्ट हैं, वो डेडिकेटिंग है, वो डिवोटेड हैं। और सियालकोट के अंदर भी जो 3-4 लोग इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं और जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा डेडली ऑनेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक दफा, चूंकि आपका खुद भी ताल्लुक सियालकोट से है, तो मैं एक बात जरूर आपको कहूंगा कि आप एक दफा सियालकोट का विजिट करें। ये इंडस्ट्रियल सिटी है, सियालकोट की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो सियालकोट में बसती है और सबसे ज्यादा ये लोग टैक्स देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप इनके रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो मंजो धारो हरिप्पा का मंजर पेश किया जा रहा है सियालकोट में। शाहपुरा फ्लाईओवर में देखें आप, गवर्नेंस कहां पर है। आप यहां पे सबलाइम चौक से गोहदपुर आने वाले रास्ते में देखें गवर्नेंस कहां पे है। सियालकोट में ट्रैफिक का सिस्टम देखें, यहां पे पटवार खाने देखें, गवर्नेंस कहां पर है, कहां पे बेहतरी आई है। मैं तो अपने शहर से स्टार्ट होकर आपको बता रहा हूं, वो लाहौर के अंदर आप देखिए कहां पे प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर डेंगू का वफाकी मसला वज़रा इनके बड़े लिए पुरुमीद दर्द सर होकर बना ये हुआ है। कहते हैं, वफाकी वज़रा बड़े यकीन से ये बात कहते हैं कि अगली बारी भी इमरान खान साहब की है, तो वो फिर अपनी किन चीज़ों के ऊपर कह रहे हैं? कारकर्दगी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से हम चीज़ें देखते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने अपने वोटर्स को ये बयानिया जो है वो बावर करवा दिया है कि आलमी जो मार्केट है उसके अंदर महंगाई का अंसर था, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आए। गवर्नेंस के हवाले से जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये बार बार कह चुके हैं कि वक्त लगेगा, ठीक कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब इक्तदार में थे तो वो भी ये बातें करते थे कि 2027 तक, 28 तक, 23 वाला भी इलेक्शन जीतेंगे, 28 वाला भी इलेक्शन जीतेंगे। तो जो लोग शायद इक्तदार में होते हैं, तो जब उनके इर्द गिर्द ये तराफन काफ में जो लोग बसते हैं वो उनको बहुत ज्यादा वो बूस्ट अप भी करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली टंग भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हकीकत शिकार होगी, दे विल कम टू नो कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रही है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों को खिलाने से आजिज है। और आपके ही सहाफी बरादरी के ग्रुप में से एक शख्स ने गुज़िश्ता रात खुदकुशी भी कर ली। इस वक्त बड़ी एक कसमपुर्स और बदकिस्मती सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान को, जिसने अपनी लपेट में ले लिया। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। और इस तरह सूरत हाल नजर आ रही है कि गरीब जो इस वक्त हमारी 50 से 60% आबादी जो हत्या गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर सादिर है, उनका शायद पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। किसी भी जमहूरी हुकूमत के अंदर जब हम ये देखते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी उस तरह मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होती, अपोजिशन वहाँ पर यह किरदार अपना अदा करती है कि हुकूमत को अवामी पॉलिसी की जानिब जो है उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाती है। आपको मुल्क पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो क्यों वाज़ेह पॉलिसी लेते हुए हमें नज़र नहीं आ रही? आपको लगता है कि अवामी पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए हैं और हुकूमत की डगर के ऊपर हैं, जैसा कि वो भी हैं? देखिए, गुज़िश्ता 74 सालों से भी कोई इस तरह की सूरत हाल जो थी वो सामने ना आ सकी। और जहां तक इस अपोजिशन की बात है तो आप 3 साल को उठाकर देख लीजिए। तीनों सालों के अंदर जो पीडीएम का भी एक जॉइंट वेंचर था, उसके अंदर भी किस चीज को एजेंडा बनाया गया, उसके अंदर भी यही कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अदलिया की तस्हीह की गई, अदारों के दबा के बारे में, पाक फौज के बारे में, स्टैब्लिशमेंट के बारे में बकवास की गई। सारी ये चीज़ें मैं ही समझता हूँ कि आपको एक पाकिस्तान की कौम ने और अवाम ने एक मैंडेट दिया है और आप वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, असम्बलियों में बात करें, टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करें, राय आमा को हमवार करें, बजाय इसके कि ऑडियो लीक्स की तरफ आए, बजाय इसके कि आप स्टैब्लिशमेंट को बोले, बजाय इसके कि आप अदलिया पे बात करें, बजाय इसके कि पीडीएम में आप अपने मुश्तरका मफादात की कौंसल के लिए वहां पे आए। आप पाकिस्तान के अवाम की भी तो बात करें, आप पाकिस्तान के अवाम के लिए भी तो रोड्स पे आए, आप उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तो जंग लड़े। आप जब अब तमाम की तमाम चीज़ें वो करेंगे जो आपकी ज़ात से मंसूब हैं, जिससे आपको पॉलिटिकली, जुडिशली या कोई जस्टिस के हवाले से कोई आपको बेनिफिट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो लेकिन अल्टीमेटली पीडीएम के अंदर अवाम ये इजलास जो सोचती। हमने पहले देखा कि इससे पहले जो इजलास हुए उसके अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम के मातहत जितने भी मुल्क भर में जो जलसे किए जा रहे हैं ज़िली सतह के ऊपर ही, वो महंगाई के हवाले से पीडीएम ये कहती है कि हम आवाम की हिमायत हासिल कर लेंगे महंगाई के हवाले से, और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो गवर्नेंस के मामले में इतनी बुरी हुई है और उनके जो फैसले हैं वो इतने बुरे साबित हुए हैं कि एक आम जिंदगी का जो जीना है, ज़िंदगी गुजारना है, वो मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से आपको लगता है कि पीडीएम वाकईन आवाम की हिमायत जो है वो हासिल कर लेगी महंगाई के हवाले से? देखिए, पीडीएम के जितने भी जलसे जुलूस थे, वो चाहे वो गुजरांवाला का था, चाहे कराची का था, चाहे केपीके का था,
उसके अंदर कहा तो ये गया कि हमारा जो नैरेटिव है, जो हम जिसके लिए बाहर निकले वोट्स, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए ये हम्म। महंगाई के अगेंस्ट, ये बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट। लेकिन वहां पे जाके जो जुबान इस्तेमाल की जाती है, जो तकारीरें की जाती है, दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। वो वहां पे मैक्सिमम जो बातें की जाती हैं वो जानबूझ के उन तमाम जो हमारे की प्लेयर्स हैं उनको हिलाने की कोशिश की जाती है, या एस्टेब्लिशमेंट की को जो डिफेम करने की कोशिश की जाती है, और उनको एक तासुर दिया जाता है कि अवाम का एक समंदर हमारे साथ है और आप अपने आप जो नरम गोशा करें हमारे लिए, हमारी सजाएं माफ करवाएं। हम्म। हाँ, जो आपने बात की कि अगर प्योरली इस चीज पर ये कंसंट्रेट करें, फोकस करें कि जो महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों की जो जबू हाली है, वहाँ पे जो पसमानदा सूरत हाल है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर निज़ाम धर्म भरम कर दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अपोजिशन इसमें अपना किरदार अदा करे या ना करे, ये गवर्नमेंट जो है हम्म। ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आई है। वजीर आला पंजाब ने ये गुजरात डिवीजन का दौरा किया आज से एक महीना कबल, और मैं इस चीज पे बहुत हैरान हुआ बतौर लॉ नोइंग सिटीजन ऑफ स्टेट कि वहां पे जब ये सियालकोट आते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स को बरतरफ कर दिया गया कि जिनको पॉलिटिकल बेसिस पे यहाँ पे तैनात किया गया था, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मीनिंग देयर बाय यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम इतना बेहंगम था, तमाम के तमाम रोज उखाड़ दिए गए। और यहाँ पे एक डीएसपी ट्रैफिक थे मकसूद लोग, उन्होंने इतना अच्छा सर्व किया, और वजीर आला ने आकर ये देखा कि ये फलां ग्रुप का बंदा है, उन्होंने फौरी बरतरफ कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस अच्छा जो है वकास, वक्त विदाउट जो है वो एनी मुख्तसर सर, मैंने दो मौज़ूआत के ऊपर आपसे मज़ीद भी जो कमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नैब के हवाले से। आपको लगता है कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार इस चीज़ को तकरार करते हैं कि करप्शन है, माशरे तबाह हो जाते हैं करप्शन की वजह से, तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर आपने नैब के इन 3 साला टेन्योर को कैसे देखते हैं, या जो चौथे साल में अब दाखिल हो चुके हैं? चेयरमैन नैब ने भी इस हवाले से कहा कि हमने अपने तय जितनी कोशिश कर सकते थे, हमने करप्शन को ख़त्म करने के लिए इक़दामात भी किए हैं, मुलज़मान को पकड़ा भी है, रेफरेंस तक हमारा काम होता है, उसके बाद अदालतों का काम है। वाक़ई नैब का काम फ़कत रेफरेंस फाइल ही करना है? देखिए, रेफरेंस फाइल करना नैब का काम नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव पीस ऑफ रेफरेंस फाइल करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ नैब। जब हम्म। आप किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक फिनोमिना पाया जाता है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर, कि हम्म। तब तक आप किसी शख्स को गिरफ्तार ना करें, उसकी लिबर्टी कटेर ना करें, अनटिल अनलेस यू डू नॉट हैव एनी कंक्रीट टेंजिबल मटीरियल जो कि उस शख्स को कनेक्ट करे उस ऑफेंस के साथ। आप एक शख्स को 180 दिन के लिए बेहिंद दी बार रखते हैं, एक शख्स को 1.5 साल बेहिंद दी बार रखते हैं, आप हकान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, हज आसिफ साहब को, तमाम लोगों को। लेकिन जब आप रेफरेंस फाइल करने लगते हैं तो आपके पास वो मटीरियल, वो एविडेंसेस नहीं है कि जिसकी वजह से कोर्ट इनको कॉन्विक्ट कर सके। कोर्ट कैसे कॉन्विक्ट करें जब आपके पास सबूत ही नहीं है, आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है जो कि एक ऑफेंडर को कनेक्ट करे? तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ से कॉन्विक्ट करना, दिस इज हार्ड नट ऑन दी पार्ट ऑफ दी नैब कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब अपनी प्रोसिक्यूशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे, इंटेरोगेशन पे काम करे, और जो एक स्टिग्मा, ये नोशन है नैब न्याजी गठजोड़ का, इसको डिस्पेल करे। और जो गवर्नमेंट में और कबीना में बैठे हुए लोग हैं उनके अलावा भी कोई इंक्वायरी आती है तो उसको जरूर इनिशिएट करें, इन्वेस्टिगेट करें। उसी तरह जिस तरह पॉलिटिकल अपोनेंट्स और की प्लेयर्स के अगेंस्ट ये चीज़ें लाते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लाएं, ताकि विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन अमंग द सिटीजन ऑफ स्टेट या पॉलिटिशियंस, आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की इंश्योरेंस के लिए काम करें। लेकिन ये जो आपने जो बात की है, अहम नुक्ता है इसके अंदर ही अपोजिशन भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि इंतकामी कार्रवाई का हमें सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत की मंशा के मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, काफ़ी सख्त जो है वो कमेंट्स दिए गए हैं नैब के हवाले से भी। ख्वाजा साद रफ़ीक के केस हों या दीगर ऐसे कई जो केसेस हैं उनके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर फिर आवाम क्या तासुर ले कि हमारे जो इदारे हैं वो जानिबदार हैं? देखिए, अवाम को जो तासुर दिया जा रहा है, अवाम में एक जो परसेप्शन है जो स्टैब्लिश और बिल्ड की जा रही है, वो यही कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स अगर कोई तकरीर करते हैं, अदारों पे तनकीद करते हैं, तो उनके हम्म। खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर ली जाती है, और इंक्वायरी स्टेज पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गवर्नमेंट में बैठे हुए, कबीना में बैठे हुए लोग ना इंक्वायरी स्टेज, ना इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, और ना ही रेफरेंस फाइल होने तक गिरफ्तार किए जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, जो अनइवन सा बिहेवियर है या एटीट्यूड है
टूवर्ड्स दी डिफरेंट पॉलिटिशियंस, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के लिए अलहदा से है, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों के लिए अलहदा से है। इस पे चूंकि आपके प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, इस पे हम डिटेल में बात भी करेंगे। अच्छा वकास, और मुझे यहाँ पर क्योंकि ये जल्दी से ये बहुत बताइएगा कि जो सियालकोट में हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जब वकला की जानिब से कुछ धावा भी बोला गया, वो तमाम तर मामला क्या हुआ और वो किस मंतकी इंजाम तक पहुँच भी रहा है या नहीं? देखिए, इसमें हमारे एक सीनियर बार मेंबर थे हुमायूं भुट्टा, बस कोर्ट ने जल्दी उनके से मैं हक में आपके एक कमेंट डिग्री चाहूँगा पास क्योंकि की। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। और डिग्री, कोर्ट ने उनके हक में एक डिग्री पास की, उन्होंने वहां पे अपनी कंस्ट्रक्शन की और उनके पास जो कोर्ट की डिग्री थी, ऑर्डर मौजूद था, उसमें ये किया गया कि रियासती दहशतगर्दी की गई, एक खतून की तरफ से, खतून होने का उसने फायदा उठाया और वहां पे जाके हुमायूं भुट्टा साहब की प्रॉपर्टी को मसमार कर दिया, उसका मलबा भी उठा लाए और फिर उसकी दीदा दुलेरी देखें कि वकला के खिलाफ एफआईआर करवा दी, तौहीन अदालत भी की और जब अदालत ने उनको बुलाया तो वो अदालत में पेश भी नहीं हुई। तो यही वो चीजें हैं जो गवर्नेंस की बेहतरी के लिए हमने करने हैं, जिस पे आप बारहा बात कर रहे हैं कि जब तक आप अपनी अच्छा, और मुझे ब्यूरोक्रेसी मुझे की जल्दी समझ से को ये भी दुरुस्त बता नहीं दें करेंगे। मुझे जल्दी से ये भी बता दें कि मलीर कोर्ट में जो वाक़या हुआ, बहन और भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया वकला की जानिब से, आप इस अमल की मजम्मत करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं जी। तमाम पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं, दे मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद इन द लीगल बाउंड्रीज। और हमें कभी ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हम जो बदमाश हैं, या हमें ये कभी तासुर नहीं देना बहुत चाहिए कि शुक्रिया हम बैरिस्टर लॉ से वकास हटकर। अब्रेज़ हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।